तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हो रहे हैं एक बड़ी खबर लेके, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है। एक ज़माने में नवाबों का शहर भोपाल, जो अपनी तहजीब और करैक्टर से जाना जाता था, आजकल करप्शन के नाम से जाना जाने लगा है। पिछले 2-2.5 साल में बहुत बड़े बड़े सीजन मध्य प्रदेश में हुए, खास तौर पर भोपाल में हुए। ब्लैक मनी, बड़ा बड़ा 2 नंबर के धंधे, सट्टा बाजार चलाने वाले, साथ के साथ ऑनलाइन बैटिंग चलाने वाले लोगों के बहुत से पर्दाफाश हुए भोपाल, ग्वालियर और आसपास के इलाकों से। लेकिन अब एक हैरान कुन खबर जो निकल के आ रही है भोपाल से, वहाँ के आरटीओ महकमे का एक छोटा सा मुलाजिम, अदना मुलाजिम, कांस्टेबल, सिपाही, 12 साल की नौकरी, वो आरटीओ में काम करता था, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जहाँ पे आप अपना लाइसेंस बनाने जाते हो, गाड़ी पासिंग के लिए जाते हो, नई गाड़ी रजिस्टर्ड करवाते हो, और जो गाड़ियाँ सड़क पे घूमती हैं ज़िले में, पूरे भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, उन ज़िलों में जितने ट्रक, ट्रेलर, टैंकर, पानी वाले, राशन वाले, गले वाले, सामान वाले, सब की चेकिंग करना इसी डिपार्टमेंट का काम होता है, जिसको हम आरटीओ कहते हैं। उसी आरटीओ का एक मुलाजिम है ये सिपाही, कांस्टेबल, जिसका नाम है सौरभ शर्मा। असल में ये आदमी आरटीओ में आने के पहले, नौकरी करने के पहले, एक डांस का क्लब चलाया करता था भोपाल में, और इसकी पत्नी, जो आजकल है, तभी इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो एक डांस की क्लासेस चलाती थी पास में। दोनों का प्यार हो जाता और शादी हो जाती है। सौरभ शर्मा का पिता जो है वो सरकारी नौकरी में था, और नौकरी में काम करते हुए उसकी अचानक मौत हो जाती है। तो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे के एक सरकारी मुलाजिम की मृत्यु हो गई है और उसके बेटे को नौकरी दे दी गई। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसको एक आरटीओ में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। लेकिन जान पहचान थी, पिता सरकारी मुलाजिम था, और इसको नौकरी दिलवाने में उस समय के जो कोई कांग्रेस के बड़े लीडर कहते हैं वो थे, उन्होंने इसकी मदद की और इसको नौकरी दिलवा दी। पिता के मुलाजिम होने की वजह से भी अच्छी पहचान थी इधर उधर, तो इसका ठैया ठप्पा चलने लगा आरटीओ में। 1.5-2 साल में ही इसने काफ़ी रिश्ते बना लिए, बड़े सीनियर अफसर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, दूसरे। अब आपको दोस्तों पता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बाद जो सरकारी दफ्तरों में सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट गिना जाता है, वो पैसा कमाने का, वो आरटीओ। हज़ारों व्हीकल रोज़ के रजिस्टर होते हैं, सड़कों पे चलते हैं, कोई न की कमी पेशी होती है, कभी इंश्योरेंस नहीं होती, कभी लाइसेंस एक्सपायर हुआ होता है, कभी गाड़ी का टैक्स नहीं भरा होता, कभी जहाँ कुछ और 50 समस्या होती है। कमर्शियल व्हीकल वालों को खास तौर पे, पैसेंजर व्हीकल वाले तो समय निकाल लेते हैं, उनकी जान पहचान भी होती है, बच जाते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर्स को बहुत भुगतना पड़ता है। उसी का फ़ायदा उठाया इस शख्स ने, जिसका नाम है सौरभ शर्मा। और इस आदमी ने अपने सीनियर्स का विश्वास जीतकर बहुत अहम एक जिम्मेदारी ले ली, जिसको कहते हैं रिश्वत कलेक्टर। आपको देखा होगा, आपने सड़कों पर ट्रैवल करते बहुत बार आरटीओ के नाके लगे होते हैं, जहाँ आपकी गाड़ियों के पेपर चेक करते हैं। उसके थोड़ा दूर 25-30 गज की दूरी पे एक व्हीकल खड़ा रहता है, जीप या कार, जिसमें एक आदमी बैठा होता है,
और जितने पैसे लेने होते हैं उसको एक पर्ची पे कोड नंबर में लिख के उस गाड़ी तक भेजा जाता है, वहाँ पे पैसे जमा करवाता है, वहाँ से एक दूसरी चिट्ठी मिल जाती है तो वापस आके उसके कागज पत्र उसको वापस कर दिए जाते हैं। तो गाड़ी में बैठने वाला जो शख्स होता है वो बहुत कमाई करता है डिपार्टमेंट के लिए, अपने लिए नहीं। तो उस नाके में जो 4-5 घंटे का नाका लगाते हैं, ख़ास तौर पे आधी रात को, उसमें लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और लाखों रुपए का हिसाब किताब इसी एक शख्स के पास होते हैं जिसको खजांची कहा जाता है, कैशियर। लेकिन वो होता खास। तो इस तरह करते 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 और जो काम करवाने हैं लोगों के, उसका पैसा जो लेना देना है सब। अब आजकल थोड़ा बड़े अफसर डरते हैं सीधा पैसा लेने से, तो वो जो भी होता है सब इसी के पास भेजते थे कि वहाँ पे पैसा दे दो आपका काम हो जाएगा। दफ्तर में भी, ऑफिस में भी जो लोग आते थे। उसके बाद जो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं वो अपना काम स्मूथली चलाने के लिए हर हफ्ते हर महीने भी कुछ देते हैं, उसकी पूरी कलेक्शन भी इसी आदमी के पास आती थी। तो दोस्तों मरने के बाद 12 साल पहले इसने, पिता के मरने के बाद, आरटीओ में नौकरी ली, सिपाही, आज तक सिपाही था। बहुत पैसा कमाया इसने सीनियर के साथ मिलके, और इतना पैसा आ गया कि इसको लगा के अभी नौकरी तो चल रही है, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें। तो इसका एक दोस्त है खास, गौड़ करके, उसके साथ मिलके इसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल ली। पत्नी के नाम पे खोली, जब किसी बच्चे के नाम पे खोली भोपाल में, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। चंदन गौड़ इसके दोस्त का नाम है, वो भी भोपाल का रहने वाला। एक छोटा सा दिखाने के लिए एक दुकान चलाता है, ऑफिस चलाता है, लेकिन अंदर खाते काम बड़े करता है। और उसका जो घर है वो थोड़ा हट के है, जहाँ लोग आते जाते, किसी को पता नहीं लगता कौन आता है कौन जाता है। वहाँ पे ये 2 नंबर की कमाई सब वहाँ पे छुपा के रखी जाती थी। उस गोडाउन का, जो दुकान का गोडाउन बनाया हुआ था, स्टोर रूम, उसमें जो उसका राशन पानी या जो भी प्रोडक्ट रखी होगी उसको लेके कामोफ्लेज बना के उसमें ये 2 नंबर की कमाई रखते थे। बैंकों पे भरोसा कम होता है क्योंकि काली कमाई बैंकों में कोई नहीं रखता, आज नहीं तो कल उसकी जांच पड़ताल हो जाती। तो करते करते इस आदमी ने एक कांस्टेबल होते हुए बिल्डर बन गया, और नाम हो गया इलाके में कि ये बिल्डर अच्छे हैं। और साथ में इन्होंने कुछ शहर के बाहर सस्ती ज़मीन खरीद के उसमें कॉलोनी काट के, प्लॉट काट के बेचने शुरू कर दिए। देखते देखते बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लग गई, बड़े लोगों में उठना बैठना शुरू हो गया। क्लब बंद कर दिया, और साथ में पत्नी ने भी क्लब बंद कर दिया। तो अब पूरा ध्यान इनका सिर्फ पैसा कमाने में और कमाई बढ़ाने में लगा हुआ था। तो इन दोस्तों ने मिलकर दोनों ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा उसमें भी कमाया। कहा जाता है कि उसमें भी इनकी मदद जो थी पूरी इनके सीनियर अफसर करते थे। दोस्तों अब जब इतना बड़ा बवाल उठता है, पैसे कमाए जा रहे हैं, अब लोगों की नज़र में आ जाते हैं, और उसके बाद शिकायत होनी शुरू हो जाती है कि इनकी जांच हो, सरकारी मुलाजिम है तो इतना पैसा आया तो कहाँ से आया। इसको लेकर इनको खबर लगती है कि कभी भी हमारे ऊपर कोई एक्शन हो सकता है। बड़े अफसर होते हैं, उनके सर्कल भी होता है, जान पहचान भी होती है, अंदर खाते भी खबर लग जाती है। और जैसे बाकी राज्यों में एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, विजिलेंस ब्यूरो होता है, उसी तरह भोपाल में, मध्य प्रदेश में लोक आयुक्त है, वो विजिलेंस ब्यूरो का काम ही करता है। तो उसके पास शिकायतें आनी शुरू हो गई। उन्होंने अपनी इंक्वायरी करनी शुरू की तो पता लगा कि बहुत सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। अब उसकी जांच पड़ताल शुरू होती है। अब आपको बताते हैं उसके बाद क्या होता। जांच शुरू होती है तो अचानक एक
पिछले गए वीरवार की रात और शुक्रवार की रात जो थी दरमियानी रात, उस पर बड़े लेवल पे 14-15 ठिकानों पे रेड की जाती है, क्योंकि लोक आयुक्ता को शक था कि बड़े पैमाने पे कैश मिल सकता है। उन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को भी साथ में लिया और 14-15 ठिकानों पे छापेमारी कर दी। और छापेमारी में इनको 40 किलो सोना, 40 किलो चांदी, कोई 2 करोड़ के करीब कैश, कुछ प्रॉपर्टीज़ के कागजात, एक होटल की जानकारी, एक स्कूल में की हुई इन्वेस्टमेंट, ये सब वहाँ से मिलती है, जिसकी टोटल कीमत जो थी वो करीबन 10-1 करोड़ के करीब बनती थी। अब ये सब कागजात मिले, 40 किलो चांदी मिली, 2 करोड़ के करीब कैश मिला, तो बड़े हैरान हुए लोग कि एक कांस्टेबल सिपाही आरटीओ डिपार्टमेंट का, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। और ये रेड जो हुई थी, छापेमारी हुई थी, ये साथ में उस चंदन सिंह गौड़ के ठिकानों पे भी हुई थी। और जो काफ़ी सारा माल जो है वो उसके घर से भी मिला और सौरभ शर्मा के घर से भी मिला। लेकिन ये दोनों घर पे नहीं थे, इनके परिवार के लोग थे। पंचायत के सामने, विटनेस के सामने वहाँ से ये सब मिला। और तभी शुक्रवार की सुबह जब ये रात की छापामारी की गनाई बनाई चल रही थी, अचानक खबर आती है भोपाल पुलिस से कि उनको एक शक्की स्थान से एक मिस्टीरियस कार मिली है, जो भोपाल के बाहर मैंडोरी इलाके में, जो एक बड़ा पॉश इलाका है जहाँ बड़े अमीर लोगों के फार्म हाउसेस हैं, बिल्कुल उसी तरह के जैसे दिल्ली के बाहर महरौली में और दूसरी जगह पे है फार्म हाउस, बड़े अमीर लोगों के, करोड़ों रुपए के फार्म हाउस। ये वही इलाका है जहाँ पे इन लोगों ने भी बिल्डर बन के कुछ प्लॉट काटे थे, लोगों को बेचे थे। वहाँ पे एक शख्स जिसका नाम विनय आसवानी बताया जाता है, उसके फार्म हाउस में एक गाड़ी कवर करके खड़ी की हुई। तो लोगों ने खबर पुलिस को कर दी। पुलिस वहाँ गई तो उन्होंने तहकीकात किया तो पता चला कि इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैश हो सकता है, क्योंकि उसकी नंबर प्लेट के ऊपर RTO लिखा हुआ था। पुलिस को पता था कि एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड चल रही है, लोक आयुक्ता की रेड चल रही है RTO दफ्तर के ऊपर, तो उनको लगा इस गाड़ी का संबंध भी उसी के साथ हो सकता। वो इमीडिएटली लोक आयुक्ता को इन्फॉर्म करते हैं और इनकम टैक्स और लोक आयुक्ता की टीम वहाँ पहुँचती है। कवर हटा के जब गाड़ी खोल के चेक किया जाता है, उसमें काफ़ी सारे 8-9 बैग्स मिलते हैं। उनको खोला जाता है तो आंखें खुली रह जाती हैं सब। 52 किलो सोना, जिसमें ईंटें, बिस्किट, गहने, ये सब मिलता है। 52 kg, 52 किलो, जो तकरीबन 40 करोड़ की कीमत का सोना, साथ में 10 करोड़ रुपया कैश, वो मिलता है। बड़ी हैरानी होती है लोगों को जब देखते हैं गाड़ी का नंबर। ये इनोवा गाड़ी होती है, नंबर प्लेट पे RTO लिखा होता है और अंदर गाड़ी के अंदर भी RTO के कुछ एक यूनिफॉर्म मिलती है, एक टोपी मिलती है जिसके ऊपर RTO भोपाल लिखा होता है। ये कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं कि ये गाड़ी चलाने वाले का संबंध RTO ऑफिस के साथ है। तो पूरे माल को वहीं पे नीचे निकाल के काउंटिंग की जाती है पंचों के सामने। आपने तस्वीर देखी होगी जो साथ साथ चल रही है, कैसे ज़मीन पे रख के IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और लोक आयुक्ता के ऑफिसर ज़मीन पे नोट बिछा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वो पैसे गिनने के समय की तस्वीर है। उसके बाद उस गाड़ी को और पैसे को लेके हेड ऑफिस ले जाया जाता है और वहाँ से जब पूरा पता चलता है कि इनके पास इतना सोना, ये वो कहाँ से आया। और एक हैरानी की बात ये पता चली कि जिस न्यूज़पेपर में ये सोना और पैसा
कवर किया हुआ था, बंडल बनाए हुए थे। उस न्यूज़पेपर पे 6 दिसंबर की डेट लिखी हुई थी। मतलब 6 दिसंबर को ये सारा पैकिंग किया गया। मतलब इधर उधर जहाँ से कहीं सोना चांदी पैसा रखा था वो सब इकट्ठा किया गया, उसको एक गाड़ी में रखा गया। जो गाड़ी उस चंदन सिंह गौड़ के नाम पर रजिस्टर्ड थी उसकी गाड़ी निकली, लेकिन वो तो आरटीओ में काम नहीं करता था। गाड़ी पे तो आरटीओ का नंबर प्लेट पे लिखा हुआ था, टोपी यूनिफॉर्म मिलती है पुलिस के कांस्टेबल की। तो पुलिस को लग गया कि ये असल में गाड़ी खरीदी गई चंदन सिंह गौड़ के नाम पे, लेकिन इसका इस्तेमाल करता था सौरभ शर्मा जो आरटीओ का मुलाजिम था। अब दूसरी हैरानी की बात ये थी कि जब ये इंक्वायरी शुरू हुई थी लोकायुक्ता की, बड़े अफसरों को और सौरभ शर्मा को एहसास हो गया था कि हमारे ऊपर रेड गिरेगी, तो उसने बड़ी हफड़ा दफड़ी में वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, वीआरएस ले लिया, नौकरी छोड़ दी कुछ महीने पहले। लेकिन ये कानून होता है कि 3 साल नौकरी छोड़ने के बाद भी एंटी करप्शन ब्यूरो वाले आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो उनकी इंक्वायरी जांच जारी रही, और जब ये खबर इनको मिली कि अब समय आ गया है रेड होने का, तो इनको लगा 6 दिसंबर को शायद इनको खबर लगी होगी अंदर से कि अपना बंदोबस्त कर लो भाई, एक्शन कभी भी हो सकता है, तैयारी हो रही है। तो इन्होंने वो सब नोट सोना चांदी सब पैक वैक करके इधर उधर रखनी शुरू कर दी। इनको लगा था कि कहीं भी घर से कुछ मिलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन कीमती था वो 10 करोड़ कैश और 40 करोड़ का सोना। उसको गाड़ी में खड़ा करके अपने किसी जान पहचान वाले, वो विनय आसवानी जो है इनका जान पहचान वाला होगा, पुलिस उसकी जांच कर रही है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और उसको कवर कर दिया। तो अंदर खाते इनको खबर मिलती रहती। अब गाड़ी खड़ी करने के बाद जब रेड हुई उसके पहले गाड़ी खड़ी की गई, पहले सब पैकिंग तैयारी करके रखी गई थी, और गाड़ी वहाँ से खड़ी करके पता चला कि सौरभ शर्मा मुंबई के लिए रवाना हो जाता है और वहाँ से दुबई चला जाता है। और वो चंदन सिंह गौड़ कहाँ है उसका अभी तक कोई सुराग नहीं। जब मीडिया वालों ने सौरभ शर्मा की माता से पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, सुपुत्र कहाँ है, तो उसने कहा वो मुंबई गया हुआ है किसी स्कूल के काम के चक्कर में। लेकिन पुलिस ने बाद में ये दावा किया कि उनके पास पक्की सूचना है कि सौरभ शर्मा देश छोड़ के दुबई जा चुका है। उनको इस बात का भी एहसास है कि उसने काफ़ी सारा पैसा दुबई में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 12 साल की नौकरी में कितना पैसा कमाया। अब सोचने की बात है कि ये सब कुछ उसका अपना था या उसके सीनियर्स का भी था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये लोग अब खुद भाग जाना चाहते थे और इनके सीनियर्स जो हैं वो वहाँ से उस गाड़ी को ले जा के रेड होने के बाद कहीं और छुपा देते। अब ये दूसरी बात है कि आजम वालों के गांव वालों ने वो गाड़ी देख ली, पुलिस को बता दिया तो पकड़ी गई। लेकिन इनकी मंशा तो यही थी कि वो 50-60 करोड़ का सामान कहीं दूर रख दिया जाए, पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो की नज़रों से दूर, और अच्छा मौका देख के उसको किसी और ठिकाने पे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। अब जितनी कमाई की थी वो तो चली गई। अब जो ज़मीन में, होटल में, स्कूल में इन्वेस्ट किया है उस पर भी रोक लग जाएगी। कुछ बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। अब देख लीजिए, इस देश में जहाँ एक ऑर्डिनरी कांस्टेबल 12 साल में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की जायदाद, प्रॉपर्टी, सोना चांदी बना सकता है, तो ये देश वाकई महान है। अब ये दूसरी बात है कि कानून उनके गर्दन तक पहुंच गया, पकड़े गए, लेकिन इतने साल उनको ऐसा काम करने की इजाज़त, मौका, सहूलत किसने दी, ये सोचने की बात। बड़े लोगों के नाम सामने आने की गुंजाइश है। अब देखते हैं ये पूरी जांच किस तरफ जाती है। तब तक के लिए आप सबका
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।